नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बार फिर पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने हमें जख्म दिया है। पठानकोट के एयरबेस में घुसकर जिस तरह से आतंकियों ने हमारे जवानों की जान ले ली, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि हमारे जांबाजों ने इन आतंकियों को मार गिराया, लेकिन जिस तरह से देश की सीमा के अंदर ही देश के वीर सपूतों की जान गई, सवाल ये आखिर कब तक यूं ही हम आतंकियों के हाथों जान गंवाते रहेंगे? आखिर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का हासिल क्या है? जिस पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होता रहा है और अभी भी हो रहा है, आखिर उसका इलाज क्या है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत से पाकिस्तान को झुका पाएगा हिंदुस्तान? और क्या पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ की नहीं सुनती है? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा हो। इस आतंकवादी घटना ने कई सवाल हमारे आपके सामने खड़े किए हैं। उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर समित पात्रा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। और आपको हम पाकिस्तान भी ले चलेंगे, नुसरत अमीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और पहला सवाल समित पात्रा जी आपसे ही है, जो हमारे कार्यक्रम का आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये किसकी नाकामी है? 40 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। देखिए, मैं इसे नाकामी नहीं कहूंगा। पहले तो मैं जो 7 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। पूरा देश नमन कर रहा है समित पात्रा जी। जानता हूं समित पात्रा जी, उन जांबाजों को, उन वीर सपूतों को पूरा देश नमन कर रहा है। सवाल यह है, चूक कहां हुई? इतना वक्त लग गया, अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है और ऐसा लगता है कि तालमेल का एक बार फिर से अभाव देखने को मिला है, जैसा हमने 26/11 में देखा था। नहीं, देखिए, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि चूक हो गई और कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो गया। अगर ठीक बात है, कोई भी आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद वहां से शिक्षा लेना ये हमारा कर्तव्य है और सरकार जरूर इस पर चिंतन करके शिक्षा भी लेगी। मगर मेरा सिर्फ इतना भर ही कहना था कि आप देखिए, अभी भी कॉम्बैट चल रहा है, जैसे आप खुद बता रहे हैं, और मैं सुबह से यही बोल रहा हूं, थोड़ा तो हम लोगों को मैच्योर और धैर्यवान होना पड़ेगा। सर, जब कॉम्बैट चल रहा है, सर, मैं कंप्लीट कल ही प्रधानमंत्री महोदय का बयान आ गया था ना, आप लोगों ने कह दिया था कि बधाई देती थी अपने सेना के जवानों को, सभी को, उसके लिए, जबकि कल ऑपरेशन जारी था। तो मैं सबका जवाब दे दूंगा साहब, एक एक करके पूछ लीजिए, मैं सबका जवाब देने ही तो बैठा हूं। मेरा इतना ही कहना है, गुजारिश इतनी ही है कि आप देखिए, अभी कॉम्बैट चल रहा है, किसकी गलती है ये हम डिस्कशन बाद में भी कर सकते हैं, अभी मनोबल बढ़ाते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करने से, संबित पात्रा जी, चर्चा करने से उनका मनोबल गिर जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम कब तक इस तरीके से शुतुरमुर्ग की तरह अपने चेहरे को छिपाए रखेंगे? संकट उससे टलेगा नहीं। चलिए, मैं पूरा कर लेता हूं। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने पीठ थपथपा दिया और बड़ी गलती कर ली। प्रधानमंत्री जी ने अगर जवानों को सैल्यूट किया, उनके ट्वीट हमारे पास भी है, आपके पास भी है, उन्होंने कहा मैं जवानों को सैल्यूट करता हूं, तो अगर जवानों के पीठ थपथपा दिए तो क्या गलती कर दी? बिल्कुल नहीं। जवानों का तो कॉम्बैट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, अगर जवानों के लिए 2 अच्छे शब्द कह दिए तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने पीठ क्यों थपथपा दिया? फिर क्या कमाल है, क्यों नहीं थपथपाएंगे? हमारे ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था जनाब। अगर पात्रा जी, मीम अफजल साहब, क्या कुछ जल्दबाजी में हम है क्या? पाकिस्तान से बातचीत करने में भी उसके बाद इस तरह की घटना होती है और 40 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी भी वहां पर ऑपरेशन जारी है, और जिस तरीके से हमने अपने जवानों की वहां पर जान गंवाई है, उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। देखिए, जवाब देना तो सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि इसका ऑलरेडी ज्ञान हो चुका था कि कुछ आतंकवादी घुस गए हैं। आज ये रिपोर्ट आ रही है कि 10 आतंकवादी देश में आए हैं, अभी उनमें 6 मारे गए हैं, 2 के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली आ गए हैं। ये रिपोर्ट्स आ रही है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब दिल्ली में कहां वो स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये और भी ज्यादा चिंता की बात है। मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार के दरमियान और सिक्योरिटी का जो ऑपरेशन वहां चल रहा था, उसमें मुझे बहुत बड़ा गैप नजर आता है। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक तरह से ना होम मिनिस्टर के पास आ रही है और ना प्रधानमंत्री जी को आई, तभी उन्होंने कल मुबारकबाद दे दी या अपने जवानों की पीठ थपथपाई। सही कह रहे हैं समित जी कि जवानों की पीठ थपथपाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि शायद प्रधानमंत्री ये समझकर कह रहे थे कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जबकि नहीं हुआ था।
अब 40 घंटे हो गए हैं, अभी भी कुछ सही सिचुएशन नहीं पता है कि ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो चुका है। कोई ये रिपोर्ट कर रहा है कि बस खत्म हो गया, कोई रिपोर्ट कर रहा है अभी भी चालू है। मैंने अभी एक चैनल पर देखा, उन्होंने कहा पूरी रात भी चल सकता है। बिल्कुल। तो सिचुएशन ऐसी है, ये बहुत ही सीरियस मामला है। कारगिल और बंबई के बाद और पार्लियामेंट के हमले के बाद ये जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं बहुत अहम है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत फराग दिली के साथ नवाज शरीफ साहब से बात की। मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई सालगिरह का मौका नहीं है, इस वक्त कोई किसी बच्ची की मंगनी नहीं हो रही है या मेहंदी की रस्म नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री मुबारकबाद दें। फोन उठाएं, सीधा बात करें नवाज शरीफ साहब से कि आप क्या कर रहे हैं, और आपके यहां से अगर ये हो रहा है तो इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं आप। या फिर ये कहिए कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार है और हमें बगैर फौज से कोई बात किए लगता है कि कोई बात ही नहीं हो सकती हिंदुस्तान में। जिस तरह से ये लोग घुसे हैं निहायत ही शर्मनाक है। अभी मैं किसी चैनल पर देख रहा था, पाकिस्तान के एक बहुत ही जाने माने जो हिंदुस्तान के चैनल्स पर नजर आते हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान से। नहीं, पाकिस्तान से तो हमेशा इसी तरह का पाकिस्तान की तो फितरत शुरू से रही है। 26/11 मामले में ही ना जाने कितने ट्रक में भर के हमने डोसियर भिजवा दिए, रिकॉर्ड भिजवा दिए। वो तो डिनाइल मोड में रहेगा ही। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही ठीक है। मैं वही कह रहा हूं दोबारा। सर मैं दोबारा अपने पास आऊंगा, नुसरत अमीन साहब के पास भी मुझे जाना है पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले जीडी बख्शी साहब, क्या हम अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं? ये नाकामी तो है, 40 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी वहां पर एयरबेस में आतंकी हैं, और आतंकी तब घुस गए एयरबेस में जबकि इसकी जानकारी हमें पहले से थी, खुफिया जानकारी। देखिए, आलोचना करना बहुत आसान है। मैं ऐसे 50 सैकड़ों एनकाउंटर्स में हिस्सा ले चुका हूं। 15 किलोमीटर लंबा एयरबेस है कि आपके जवान एक एक चप्पे पे खड़े हैं, ये नहीं होता। दुश्मन घुस जाता है। देखने वाली बात यह है कि दुश्मन का मुद्दा था हमारे जंगी जहाज, हमारे जेट फाइटर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स और हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद करना। वो उन पे खरोंच नहीं ला पाया, चाहे हमारे 7 जवानों ने अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है। उनकी शहादत से कोई इनकार नहीं कर रहा है। नापाक इरादे में सफल नहीं हुआ। नहीं, सुन लीजिए। और ये जो आप टाइम लिमिट दे रहे हैं कि मैंने एनकाउंटर 72 घंटे 80 घंटे चलते देखे हैं, अगर वहां पे सरकंडा है, अगर वहां पे अंडर ग्रोथ है और उसमें जाके ये चूहों की तरह दुबक जाए, अपनी जान निकालने बचाने की कोशिश जरूर करते हैं ये लोग। अगर ज्यादा मोटिवेटेड हैं तो छुप के फिर वार करने की कोशिश करते हैं। इनको निकालना पड़ता है जैसे चूहे बिल में से निकाले जाते हैं, उसके लिए ऑपरेशन चलता है। तो क्या हो गया, वो ऑपरेशन चल रहा है, लोग अपना काम कर रहे हैं। आप प्लीज उसकी फिक्र ना करिए, आप जरा ज्यादा बड़ी बातों की फिक्र करिए आज के दिन। क्या है बड़ी बात, क्या है आप बताइए बख्शी साहब, क्या है बड़ी बात? क्या इसके बाद भी आप जाएंगे कहीं पे रोते पिटते? नुसरत अमीन साहब आपको पाकिस्तान में सुन रहे हैं, क्या है बड़ी बात, बताइए उन्हें। देखिए नुसरत साहब, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज से महज 9 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब आपके वजीर आजम साहब के पास गए थे, उनको उनकी पोती की शादी में शरीक होने, उनको मुबारकबाद देने, उनको जफ्फी मारने की किसी ना किसी तरह से आपके और हमारे रिश्तों के बीच में कुछ तो जो है सुधार आए। आपने जवाब दिया है साहब, ठीक हफ्ता नहीं गुजरा, आपने उनकी पीठ में, हमारे प्रधानमंत्री साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। इससे ज्यादा और कोई क्या कह सकता है आपको? या तो नवाज शरीफ साहब इंचार्ज नहीं है पाकिस्तान में, तो प्लीज वो कह दें कि ये उनके बस की बात नहीं है। अगर वो जानते थे कि ये सब हो रहा है तो फिर उनसे घटिया इंसान कोई नहीं। नुसरत अमीन साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए, आपसे कौन बातचीत करेगा और किस लिए? ऐसे में कैसे बातचीत हो सकती है? नुसरत अमीन जी जवाब दीजिए। शायद फोन कट गया है, उनसे संपर्क टूट गया हमारा। दोबारा मैं कोशिश करूंगा, शायद उनसे अगर बात हो जाए तो बहस और बेहतर हो सकती है। संबित पात्रा जी, क्या पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है जैसा कि यहां पर जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं? और अगर किया है तो क्या हम आगे भी बातचीत जारी रखें पाकिस्तान से? क्या हम भरोसा कर सकते हैं आगे पाकिस्तान पर? देखिए, मुझे तो कोई संदेह नहीं है
कि पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान का फितरत है। पाकिस्तान हमेशा से ही ऐसा करता रहा है और वो सुधरने वाला भी नहीं है। मगर हाँ, दो चीजें मैं बता दूं, क्या भविष्य में टॉक्स होने वाली है नहीं, या उसका रूपरेखा कैसा रहने वाला है। पहली बात तो है, ये कॉम्बैट ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब सरकार इस विषय को लेकर चिंतन करने बैठेगी और सरकार अपना स्टैंड रखेगी, तभी मैं प्रवक्ता के नाते कुछ बोल पाऊंगा कि टॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हमें थोड़ा इंतजार के साथ, मैं शुरू से इसलिए कह रहा हूं कि देखिए अखिलेश जी, मैं बड़े आदर के साथ आपको कह रहा हूं कि ये 6 बजे 7 बजे के डिबेट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पूरा विश्व देखता है, मगर द कंपल्शन ऑफ द डिबेट शुड नॉट मेक अस इमैच्योर कि हमें रोज डिबेट करना है इसलिए हम इमैच्योरिटी के साथ बोले, ये उचित नहीं है। थोड़ा सा धीरज के साथ हम इंतजार करें। संबित पात्रा जी, होम सेक्रेटरी ने जो बयान दिया, क्या वो मैच्योर बयान था? आप कहिएगा तो मैं वो बयान आपको सुनवा दूंगा। होम सेक्रेटरी का बयान यह आता है कि अगर वहां पर आतंकवादी हथियार लेकर आते हैं तो फिर मैं सुनवाता हूं पहले आपको बयान। जरा सुनिए, बयान सुनिए, फिर बताइएगा कौन मैच्योर है कौन इमैच्योर है। सुनिए जरा उस बयान को। अब मैं तो नहीं, इसको लैप्स बिल्कुल नहीं मानता। अगर ऐसी स्थिति में जब वेपन्स दोनों तरफ होंगे तो कुछ इंजरी और कुछ डेथ तो इस तरफ भी होनी है। संबित पात्रा जी, अगर हथियार है आतंकवादियों के पास तो जान तो जाएगी, क्या ये मैच्योर स्टेटमेंट है होम सेक्रेटरी का? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि ये मैच्योर स्टेटमेंट है। मैं इस मतलब ये स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। इट कुड हैव बीन बेटर आर्टिकुलेटेड। देखिए, सरस्वती पुत्र होना बहुत बड़ी बात होती है। यहां मीम साहब भी बैठे हैं। संभल कर एक एक शब्द का चयन करना, जबकि हजारों इमोशंस उस शब्द पे तौले जाएंगे। शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है वो शब्दों के प्रयोग में चुके हैं, इंटेंशन बुरा नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। नुसरत अमीन साहब, इंटेंशन जो पाकिस्तान का है उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। संबित पात्रा भी कर रहे हैं, मीम अफजल जी भी कर रहे हैं, और जीडी बख्शी साहब भी। शायद आप उनको सुन नहीं पाए। जीडी बख्शी आपसे यह कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके से लाहौर जाते हैं, जन्मदिन की बधाई देते हैं नवाज शरीफ साहब को, और उसके बाद इस तरह की घटना घट जाएगी, तो क्या यह पीठ में छुरा घोंपना नहीं है? देखिए, इससे पहले मैं कोई राय दूं अखिलेश, इस बार मैं राय देने से ज्यादा मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहूंगा, और वो ये है, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत एनलाइटेंड, बहुत सीजन्ड लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन जो यूज होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपकी लैंग्वेज है, आप जिस तरीके से उस बात को करें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अपनी हरकतें कब छोड़ेगा, पाकिस्तान की पीठ में छोरा घोंपने की आदत, ये लोग ही ऐसे हैं, ये जात ही ऐसी है, इनकी फितरत में ये सब कुछ है। देखिए, मैं ये जो कुछ भी हो रहा है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंसी के हवाले से दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, उसको कंडेम करने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, मेजॉरिटी वो आगे आ गया, और उसमें एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा भी, मेजर हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसमें आगे आ गया। अगर आपका इस वाकये के ऊपर देखिए, बहुत से मामला किसी इंडियन एनालिस्ट की नजर में कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पिछली रीसेंट डेवलपमेंट्स के साथ साथ एनलाइटेंड इंडियन एनालिस्ट को, इन्वेस्टिगेटर को या नेता को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि इस बार ये जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी किसी पर शामिल नहीं हो सकती। द 3 of them आर आउट टू किल ऑल ऑफ देम। और मैं यहाँ एक बात नहीं समझ पाता हूँ सर नुसरत अमीन साहब, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी की कोई भूमिका उसमें है नहीं, फिर भी वहां पर दहशतगर्दी पनप रही है? हाफिज सईद वहीं पर है, खुलेआम भाषण देता है, भारत के खिलाफ किस तरह से जहर उगलता है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैसे बोलता है, सबके सामने ये बात आ चुकी है, एक बार नहीं कई मौकों पर। जकीर रहमान लखनऊ वहां पर खुले में घूम रहा है। मैं बहुत बेबाकी के साथ, बहुत हिम्मत करके एक बात आपके सामने रखता हूं। कल भी मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था एक जगह पर। देखिए, एक बात भारत को न माननी पड़ेगी और एक बात पाकिस्तान को माननी पड़ेगी। भारत को एक बात ये माननी पड़ेगी कि ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंसी से हटकर बहरहाल कश्मीर के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से एक रेजिस्टेंस मौजूद है इंडिया के खिलाफ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और कश्मीर में भी। ठीक है जी, ये तो बात तो माननी पड़ेगी उनको। आप चाहे इसकी मुखालफत कर लें, कोई बात नहीं, आप वो सारे सफल करते रहें। जी, नुसरत अमीन साहब, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मुकम्मल कर लूं अपनी बात। पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ेगी। भारत एक बात नहीं मानता, वो मैंने बता दी। पाकिस्तान को जो बात माननी चाहिए, जो पाकिस्तान नहीं मानता,
वो ये है जनाब कि पाकिस्तान में बहरहाल एक ऐसा फैक्टर मौजूद है जो इंडिया के खिलाफ है, जो प्रो इस्लामिक है और जो मिलिटेंसी की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, वो इस तरह की कार्रवाई को सपोर्ट कर सकता है या इनिशिएट कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सारी कार्रवाइयां उन्होंने की हो। तो वो पाकिस्तान को देखना है और इंडिया ने जो कुछ देखना है मैंने वो दरख्वास्त कर दी। ठीक है, मीम अफजल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे नुसरत अमीन साहब को? देखिए, नुसरत साहब पाकिस्तान के बहुत से दूसरे जर्नलिस्टों से अलग हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आज उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया और इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात की। नुसरत साहब, हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का यहां पर तो कोई असर है नहीं। पाकिस्तान में ये असर क्यों बढ़ा? आपके यहाँ जैश ए मोहम्मद या इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन लीजिए, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मुझे नाम बताइए, हम आपको अभी क्लैरिफाई। आप कह सकते हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीर में यकीनन कुछ लोग आपके इशारे पर हमारे यहाँ बहुत सारे काम करते हैं। देखिए, मैंने पहले आपसे आपकी पूरी बात सुनी, मेरी भी सुने आप। मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मुसलमान हूं जी, और मैं भी जानता हूं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है वो हिंदुस्तान के अंदर भी अपना असर दिखा सकता है, तो है ना। लेकिन हमने कभी होने नहीं दिया। हमें बहुत सारी, सुनिए, कोई मजबूरी नहीं है। हम यहां अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपके यहां जिस तरह आतंकवादी यानी दहशतगर्द लोग खुद पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, शिया सुन्नी की लड़ाई में मार रहे हैं, खुदा का शुक्र है हमें अभी इस वबा से हम इसके करीब नहीं गए हैं और न इंशाल्लाह जाएंगे, आपको बता दूं मैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि वहां पर कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। मुझे एक बात बताइए, हम जैसे लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान बन गया और उसके बाद बांग्लादेश भी बन गया और ये इस्लामिक दोनों देश जो हैं इस्लाम के नाम मुसलमानों के होते हुए बच गए। इसमें खता आपकी है कि हमारी है? आज अगर कश्मीर के अंदर जो बातचीत चल रही है उसको आप समझते हैं कि वो आपकी लड़ाई है। माफ कीजिए, वो आपकी लड़ाई नहीं है। अगर कश्मीर की कोई लड़ाई है तो हिंदुस्तान के साथ वो हमसे लड़े आकर के। वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का अटूट अंग है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो चाहते हैं कि कश्मीर उनके साथ रहे। जिस तरह पाकिस्तान बनने के बाद हमने उस दर्द को झेला है, हम नहीं चाहते कि एक कश्मीर बनकर के एक दूसरा दर्द जो है वो पालने की कोशिश की जाए। और आप भी परेशान है, माफ कीजिएगा, जो लोग हमारे यहां से गए और भारत से जाकर के पाकिस्तान में जाकर के जिन्होंने अपना बसेरा किया, वो आज भी महाजर कहलाते हैं। नुसरत अमीन, आप जवाब देना चाह रहे हो? मुझे बख्शी साहब, वो हमारे यहाँ शरणार्थी कहलाते थे। जी, आज कोई भी नहीं जानता कि शरणार्थी कौन है। नुसरत हमारे अंदर मतलब हो गए, लेकिन हमारे लोग आपके यहाँ गए वो मतलब नहीं हो सके। उनकी रोजाना झगड़ा होता है। ठीक है, जवाब देना चाहेंगे आप? तो रिजेंटमेंट आपके यहाँ क्यों है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जरा गौर करिए कि आपके यहाँ आतंकवाद जो है या दहशतगर्दी, शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही, 50,000 क्या मुझे सुन पा रहे हैं? भी मारे जा चुके हैं, शायद उनसे संपर्क टूट गया है। दोबारा उनके पास चलेंगे। मैंने आपकी बात सुनी है। जी, बोलिए, बात कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर सेक्टेरियनिज्म की बात की इन्होंने, उसकी निशानदेही की। यहाँ पर सिर्फ सेक्टेरियनिज्म की बुनियाद पर या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद पर ये अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं होते। पिछले सालों में कराची में भी हालात खराब रहे। यहाँ कोई मजहबी जमात दहशतगर्दी नहीं कर रही थी। यहाँ पर किसी किस्म का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कम अज कम कराची में। चलिए, इन तमाम पहलुओं पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, मजबूरी है। 1 मिनट नुसरत अमीन साहब, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। और जीडी बख्शी साहब, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं इस पर कमेंट नहीं ले पाया। ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगा और सवाल यह होगा कि हम बार बार जो बातचीत की दुहाई देते हैं, क्या बातचीत के जरिए हम पाकिस्तान को झुका पाएंगे, वो भी ऐसी सूरत में जब हमें बार बार जख्म देता है पाकिस्तान? एक छोटे से ब्रेक के बाद। बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? धोखा। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और जो घटना घटी है पठानकोट में, उसके आखिर क्या मायने मतलब है, उसका क्या अर्थ है और उससे क्या संदेश हमें मिल रहा है, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं तमाम खास मेहमानों के साथ। जनरल बख्शी, आपसे मैं इस सेगमेंट की शुरुआत करना चाहूंगा और जरा मुझे यह बताइए, क्या बातचीत के जरिए हम इस पूरे मामले को सुलझा सकते हैं? क्या हुआ है बेटा? 7:30
7:30 से 8 जनरल बख्शी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 8 बजे मैं जा रहा हूँ इनके पास। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। संबित पात्रा जी, यही सवाल आपसे है, क्या हम बार बार बातचीत करते रहें और पाकिस्तान का यही रवैया रहे, फिर भी यह मसला सुलझेगा? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। ये सवाल केवल आपका नहीं है, ये सवाल तमाम हिंदुस्तान में लोगों ने पूछा है और मुझे लगता है चूंकि हम सरकार में हैं, इसका एक सटीक जवाब देना चाहिए। जैसे कि मैंने आरंभ में भी कहा कि अभी हमें इंतजार करना है, क्योंकि ये पूरा ग्राउंड ऑपरेशन पूरा होने के बाद सरकार जरूर इस विषय पर निर्णय लेगी कि क्या निर्णय रहेगा, बात करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो स्वाभाविक रूप से प्रवक्ता के नाते मैं सरकार के लाइन के बाद ही बोल सकता हूं, मगर अगर आप अमूमन पूछें, देखिए पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है और यही हमारे डिबेट की धुरी भी है कि पाकिस्तान को आखिर कंट्रोल कौन करता है। जमहूरियत कंट्रोल करती है, वो सरकार कंट्रोल करती है जो नवाज शरीफ चलाते हैं, या राहिल शरीफ वाली आर्मी कंट्रोल करती है, या आईएसआई कंट्रोल करती है। ऐसे में जो भी डिप्लोमेसी पाकिस्तान को लेके होता है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उसमें जो असमंजस की परिस्थिति आज आप बात कर रहे हैं उसके विषय में चर्चा रहता है। मगर मोदी जी की सरकार ने शुरू में दो तीन बातें स्पष्ट किया है। एक तो कि अमन चाहना, पीस इज आवर एम, तभी मोदी जी ने नवाज शरीफ को बुलाया था, तभी कल राजनाथ जी ने भी कहा कि सभी देशों के साथ अमन होना चाहिए, मगर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा हमारे आइडियोलॉजी के साथ। वो आतंकवादी हमले करे और हम अमन की बात करते रहे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसलिए जो शब्द बिफिटिंग अभी क्या हो रहा है संबित पात्रा जी, अभी क्या हो रहा है? एक सेकंड, मौजूदा स्थिति में क्या हो रहा है? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं बहुत संजीदगी के साथ और बहुत साफगोई तरीके से कह रहा हूं। जब हमारे समर्थक पूछते हैं अरे ये मुंहतोड़ जवाब होता क्या है, आप लोग हर बार कहते हैं मुंहतोड़ जवाब, मुझे लगता है प्लीज इंतजार करिए। ये सरकार एक सख्त सरकार है, मजबूत सरकार है। हम जानते हैं, हम 24 घंटे अपने लीडर्स के साथ रहते हैं, हम जानते हैं इनकी मजबूती को। प्लीज आप इंतजार करिए। जो बिफिटिंग रिप्लाई होता है वो टीवी पे बोल के तो नहीं दिया जाता। बिफिटिंग रिप्लाई होता है वो टीवी पे बोल के तो नहीं दिया जाता ना। नीम अफजल जी, संबित पात्रा जी ने एक बात कही कि पाकिस्तान के हालात को लेकर कि वहां पर एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पाकिस्तान की पॉलिसी के मामले में हमारे अंदर भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 26/11 के बाद से लेकर अब तक में क्या हालात बदले हैं कि हम पाकिस्तान से इस तरह से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हो गए और प्रधानमंत्री लाहौर पहुंचे और उसका देखिए हमें क्या मिलता है बदला, सिला क्या मिला? देखिए, 2-3 बार बीफिटिंग रिप्लाई देने की बात आप लोग कर चुके हैं। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा जोर से कहा था और सुषमा जी ने भी कहा था कि जब तक गोली होगी गोली नहीं होगी, जब तक आतंकवाद चलेगा बातचीत नहीं चलेगी। लेकिन बगैर कोई एश्योरेंस के आपने यू टर्न लिया। हमारा यही एतराज है कि आपने यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान से कोई एश्योरेंस नहीं लिया। आज आप फिर उसी सिचुएशन में आ गए हैं। पता नहीं आप यू टर्न लेकर के फिर सख्ती से बात करेंगे नहीं करेंगे। आप कहते हैं बीफिटिंग रिप्लाई आप बता ही नहीं सके कि बीफिटिंग रिप्लाई क्या होता है। आपसे पहले आपने बीफिटिंग रिप्लाई किया और आपने 3 मुद्दे उठाए और बिल्कुल जायज उठाए। आपने कहा कि जब तक गोली चलेगी गोली नहीं होगी। आपने कहा आतंकवाद बंद नहीं होगा, हम बातचीत नहीं करेंगे। आपने कहा हुर्रियत से बातचीत नहीं होगी, हम बातचीत नहीं करेंगे। इन तीनों में किस इशू पर प्रधानमंत्री जी को नवाज शरीफ साहब ने, या पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर ने हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को, या पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री को इस तरह का कोई एश्योरेंस दिया है कि इन तीनों बातों को हम भारत की मानते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे? लेकिन आपने पहल की और यू टर्न लेकर के आप आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जब गए थे तो उस पर कुछ लोगों ने एतराज किया था, कुछ लोगों ने बहुत तारीफ की थी। लेकिन हमने उस वक्त आपसे कहा था, याद रखिए, उस वक्त मैंने कहा था खास तौर पर कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही आपको काम करना चाहिए। आप गए हैं, क्या हम पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देख पा रहे हैं? क्या जवाब मिलता है, क्या देखें? जनरल बख्शी, क्या हम एक बार फिर से उसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि गोली बोली साथ साथ चला रहे हैं हम? देखिए, ऐसा है, अगर आप दक्षिण एशिया का पैटर्न देखें तो जब जब हमने पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जवाब में हमें पीठ में छुरा घोंपने की कार्रवाई ही मिली है। आप अपना ध्यान ले जाएं, जब वाजपेयी जी कितनी उन्होंने हिम्मत करी और वो लाहौर बस यात्रा पे गए,
जी। और उसके ठीक कुछ महीनों बाद कारगिल का युद्ध छिड़ गया। हमारे 550 से ज्यादा अफसर जेसीओ जवान शहीद हो गए। देखिए, जब भी हमने ये किया है, जो द पाथ इन साउथ एशिया इज लिटर्ड विद द डेब्रीज ऑफ पीस इनिशिएटिव्स। पाकिस्तान की सिस्टेमिक कॉम्पोजिशन जो है, आप अगर आउटरीच करेंगे उनकी सिविल डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन की तरफ, तो आपको दिनों के अंदर पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, डीप स्टेट का पलटवार हमको मिला है। अभी आप देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रेजेंट सरकार आने के बाद ये चौथा पीस इनिशिएटिव है, चौथा पीस इनिशिएटिव। और हर एक पीस इनिशिएटिव के बाद या तो ताबड़तोड़ पाकिस्तान की फौज ने फायर खोला है या सीधे सीधे टेररिस्ट वार किया है। नुसरत अमीन जी, सवाल आप ही से मैं कहना ये चाहता हूं, बख्शी साहब जो बात कह रहे हैं, डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, those who do not learn from history are condemned to repeat it. अब भरोसा कैसे हो ऐसे में? जो बार बार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, नुसरत अमीन साहब, आप वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जरा ये बताइए, कूटनीति में जो हम बार बार सीबीएम की बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, पाकिस्तान भी तो कुछ कदम उठाए। देखिए, मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान ने कदम नहीं उठाने के बाद तो ठीक नहीं है। पूछना चाहूंगा, नुसरत अमीन साहब से पूछना चाहूंगा कि उनकी नजर में ये इस अटैक के पीछे किन लोगों का हाथ है? बोलिए नुसरत अमीन साहब। जी, मैं तो वहां पर मौजूद नहीं हूं कि मैं उन लोगों को देख सकूं, या मैं उन इन्वेस्टिगेटर्स की टीम का हिस्सा नहीं हूं जो मुझे पता चल सके कि मैं ये कौन लोग हैं, या मैं फौरी तौर पर इस तरह का कोई तज्जिया नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जानता हूं कि दोनों तरफ ये एलिमेंट मौजूद है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बातचीत को और दोस्ती के जब भी मसला चलता है बेहतरी की तरफ, तो उसमें रुकावट डालता है। अब ये मामला हिंदुस्तान की इंटरनल कोई फैक्टर है उसकी तरफ से उठाए या पाकिस्तान की तरफ से उठाए, मैं यहाँ पर हैसियत जर्नलिस्ट, मेरी जो ट्रेनिंग है वो, मैं यहाँ पर एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ये फैसला नहीं कर सकता कि ये लोग कौन थे। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि नहीं, आप टेलीफोन कॉल पे ये फैसला नहीं कर सकते हैं। नुसरत अमीन साहब, सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहां से जो टेलीफोन कॉल पाकिस्तान में हुए बहावलपुर में, इन आतंकियों ने जो फोन किया अपने आकाओं को, अपने हैंडलर्स को, उससे फिर से लिंक स्टैब्लिश हो गया। कुछ ऐसे ही तस्वीर 26 से 11 के दौरान नजर आई थी, जब मुंबई पर दहशतगर्दी की वारदात हुई थी, किस तरीके से वहां फोन के जरिए यहां पर दहशतगर्दों को तमाम इनपुट्स मिल रहे थे और तमाम जानकारियां दी जा रही थी। तो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तो हो रहा है ना भारत विरोधी गतिविधियों के लिए। देखिए, उस हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं, और मैं एक बार फिर ये कहता हूं कि यहाँ पर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एफआईए के एक एक्स ऑफिसर थे, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें कही हैं एविडेंस के हवाले से, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल है कि बेहतरी की तरफ ही, और इंडियंस उसको बेहतरी की नजर से ही देखते हैं। लेकिन देखिए, जो मुझे पता है वो ये है कि जब पाकिस्तान की एक टीम वहां पर पहुंची थी, बॉम्बे हमलों के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनसे कोऑपरेट करने के लिए, कुछ लोगों को एग्जामिन करने के लिए, तो मेरी खबर ये है कि 20 अफराद की रिक्वेस्ट की गई थी और उनमें से सिर्फ 4 अफराद तक एक्सेस दी गई थी पाकिस्तानी टीम को, और भी शायद वो तो सर शिकायत हमेशा रहेंगे। अगर पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो शायद ये मसले सुलझ जाए। जनरल बख्शी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं संबित पात्रा जी के पास जाऊंगा। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं नुसरत अमीन साहब। देखिए नुसरत अमीन साहब, जनाब नुसरत अमीन साहब, जब 26/11 की वारदात हुई थी, अजमल अमीर कासम जिंदा पकड़ा गया था। कुछ आपके जैसे आपके भाईबंद जो शरीफ वहां के पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, बड़ी हिम्मत करके वो उनके घर पहुंच गए पाकिस्तान में। बिल्कुल। और उन्होंने दुनिया को जग जाहिर किया कि ये जो बंदा है ये पाकिस्तान से आया है। हाल में ही हमने आपका दूसरा बंदा पकड़ा है उधमपुर में, नवेद। अरे साहब, अब आप बताइए कि ये जो मजाक है ये कब तक चलेगा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप कुछ जानते ही नहीं, यहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं। आप ये बता दीजिए कब तक कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश अपने शहरियों की मौत, अपने सिक्योरिटी पर्सनल की मौत इस तरह देखता रहेगा। अ वॉर ऑफ 1000 कट्स।
आप समझते हैं कि आप वार करते जाएंगे, हम सहते जाएंगे और बातचीत करते जाएंगे। ये देखिए, ये मामला हमेशा नहीं चलेगा। इस देश के लोगों की सब्र की कोई हद है। जी नुसरत अमीन जी, बहुत बहुत इलास्टिक हद है, मैं मानता हूं, लेकिन है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हर मामले की कोई ना कोई हद होती है, हर बर्दाश्त की कोई ना कोई हद होती है। लेकिन अगर इस सारे मामले को माजी के पर्सपेक्टिव आप देखते रहेंगे, जो एक तरीका है चीजों को परखने का, चीजों को इन्वेस्टिगेट करने का, ये तरीका दुनिया में आजमाया जाता है और कहीं कहीं और बहुत सी जगहों पर इससे फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब एक पूरा प्रोसेस पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रहा हो पाकिस्तान में, जो कि दुनिया देख रही है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देख रहा उसको, उसमें फौरी तौर पर ये फैसला करना कि वाजपेयी जी के आने के बाद बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर दिया था। उसके बाद कारगिल हुआ और मुंबई अटैक से पहले ये हुआ था, फिर पाकिस्तान ने छुरा घोंपा। मेरे ख्याल में देखें इसमें क्या हकीकत फौरी तौर पर निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं नुसरत अमीन साहब, आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, अप्रोच गलत है। हाँ, फौरी तौर पर ये बातें नहीं कही जा रही हैं, उसके पीछे पूरी जानकारी होती है, तमाम लिंक्स एस्टैब्लिश होते हैं। पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। संबित पात्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मोदी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसका नजरिया पाकिस्तान को लेकर बदल चुका है, पॉलिसी बदल चुकी है? जो कल प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, उन्होंने जो एक बात कही थी, उन्होंने दहशतगर्दी की इस वारदात में एक बयान दिया कि ये मानवता के दुश्मन है। पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो आप सीधे सीधे पाकिस्तान को दोषी ठहरा देते थे, आतंकवादियों की बात करते थे। राजनाथ सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। समित जी आप जवाब दीजिएगा, पहले होम मिनिस्टर कुछ कह रहे, जरा सुनते हैं। मैं समझता हूँ उसके बाद कुछ बोलना नहीं है, ऑपरेशन इज गोइंग आउट, और लेकिन हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सारे टेररिस्ट मारे गए। सर आपका प्रोग्राम जैसे चल रहा है वो चलेगा या और विल बी गोइंग बैक? लगातार हमारी बातचीत हो रही है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, राजनाथ सिंह ने जो ये बात कही कि लगातार बातचीत चल रही है, कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और जल्द से जल्द जो बचे हुए आतंकवादी हैं उन्हें भी मार गिराया जाएगा। संबित पात्रा जी, जो मेरा सवाल था, प्रधानमंत्री मोदी को अब ये लग रहे हैं मानवता के दुश्मन। जब आप लोग विपक्ष में थे तब तो सीधे सीधे पाकिस्तान पर अटैक करने लगते थे। कुछ पॉलिसी बदली है क्या? कुछ हम लचीले हुए हैं पाकिस्तान को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जो भाषण दिया है उसके एक लाइन पहले को भी सोच लीजिए। आपने एक ही लाइन को बताया कि मानवता के दुश्मन, उसका पहला लाइन जो है वो है कि दुश्मन देश ने हम पे आक्रमण किया है। और देखिए दुश्मन देश कौन है, क्या है, ये मैं आपके समझ पर छोड़ता हूं। और उस पूरे भाषण को देखिए, कहीं से पर्सपेक्टिव बदला नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सीना ठोक के पाकिस्तान पे हम कमजोर हो जाएंगे ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं यहां बैठ के पाकिस्तान को डिफेंड करूंगा ऐसे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती है। नुसरत अमीन साहब वो जर्नलिस्ट है, हम नुसरत अमीन साहब को समझा के क्या होगा? यहां तो नवाज शरीफ की बात राहिल शरीफ नहीं समझ रहे हैं और हम बैठ के नुसरत अमीन जी को समझा रहे हैं। बताइए इनको बेचारों को समझाने से क्या होगा? यहां पर जो रिप्लाई देना होगा, जिसको मैं कह रहा हूं कि बिफिटिंग रिप्लाई, वो बिफिटिंग रिप्लाई क्या होगा? हम अपने लीडर्स को जानते हैं, वी नो देम टू टिल द कोर्स। वो कैसे देशभक्त हैं, वो क्या जवाब देंगे, वो टीवी पे बयान नहीं हो सकता है। इंतजार करिए, वक्त बताएगा। सा कमेंट इसी पर, जो मैंने सवाल पूछा संबित पात्रा जी से, जब प्रधानमंत्री इस देश के मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भी एक बार आतंकी वारदात के बाद कुछ इसी तरह का बयान दिया था कि ये लोग मानवता के दुश्मन है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तब बीजेपी ने आप पर बहुत वार किया था, आपको याद भी होगा। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब नरेंद्र मोदी वही भाषा बोल रहे हैं, कुछ तो है, यू टर्न है। आप देखिए, यू टर्न नहीं है, बहुत बड़ा यू टर्न है। इलेक्शन में जो भाषण दिए, देखिए हम भी इलेक्शन लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इलेक्शन लड़ती है, और एक जगह नहीं, देश में जगह जगह लड़ती है। इन्होंने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद बिहार के इलेक्शन में किस किस्म के बयान दिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इनका तो एजेंडा हमेशा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पावर में आने के बाद वो कहते हैं ना, पहाड़ जब ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो पता लगता है कि पहाड़ ऊंचा है कि मैं ऊंचा हूं। वही पोजीशन इनकी भी है। आज ये सब वो बातें कर रहे हैं जो हम इनको समझाते थे और इनकी समझ में नहीं आती थी। आज संबित पात्रा जैसे बहुत ही तेज और तर्रार प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आज वो किस तरह से बोल रहे हैं, इसको आज पूरा देश भी देख रहा होगा। वो काफी लोग उनको जानते हैं तेज तर्रारी के लिए, और वो जवाब खूब देते हैं। लेकिन आज वो किस तरह जवाब दे रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं उनकी
इस पोजीशन के बारे में अच्छी तरह से समझता हूं। हम भी कल जब ये बात करते थे वो करते, लेकिन खैर मैं इसको नहीं कहना चाहता हूं। देश बड़ा होता है, उन्होंने हमको क्या कहा, हमने उनको क्या कहा, ये बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि देश बड़ा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मीम अफजल साहब माफी के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। जनरल बख्शी, ये सही बात है, जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो मानवता के दुश्मन हैं। लेकिन अगर वो मानवता के दुश्मन हैं तो फिर हम उन्हें क्यों नहीं करारा जवाब देते हैं? सवाल ये है, हम सिर्फ ये कहकर चुप रह सकते हैं क्या कि वो मानवता के दुश्मन हैं? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय में 30 साल से पिछले हम पाकिस्तान के आतंकवाद के कहर को भुगते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया और मैं दोहराता हूं, 21,000 हमारे नागरिक शहीद हो चुके हैं, नागरिक और सुरक्षाकर्मी पंजाब में, 44,000 जम्मू कश्मीर में, और 1993 से लेके आज तक 15,000 से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में कुल सिमसिम हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि बातचीत से बात नहीं बनेगी। अगर इतिहास से सबक सीख चुके हैं तो हमें उसको दोहराना नहीं चाहिए बारंबार। पाकिस्तान के लिए कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी, चाहे आप इकोनॉमिक सैंक्शन से करें, चाहे आप उसे कोवर्ट तरीके से करें या ओवर्ट तरीके से, क्वासी मिलिट्री या मिलिट्री। पाकिस्तान के लिए जब तक आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे, केवल बातचीत से आप टेररिज्म खत्म नहीं कर पाएंगे। संबित पात्रा आप जी, हमारे लोगों के जान की आहुति देते रहेंगे। हाँ, हम सिर्फ बातचीत से आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्या आपकी सरकार समझ रही है यही बात? इसमें तो कोई दो मत नहीं है। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि केवल बातचीत से आतंकवाद जैसा घिनौना अपराध समाप्त नहीं हो सकता है। जहां तक बातचीत का संबंध है वो देश अलग मसले। लेकिन सर, शायद हम यही कहना चाहे, पिछली सरकार रही हो, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हो, या अब तक की आपकी जो सरकार है, हम तो बातचीत के जरिए ही मसले को सुलझाना अभी भी चाह रहे हैं। 26/11 मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं कि जो घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से हुई भारत में, उसके बाद ऐसा क्या बदला? किस आतंकवादी को पाकिस्तान ने अंजाम तक पहुंचाया कि हम इतने लचीले हो गए? नहीं, आप बिल्कुल सही प्रश्न पूछ रहे हैं और जीडी बख्शी साहब ने भी बिल्कुल सही कहा कि बातचीत से आतंकवाद समाप्त नहीं होने वाला है। दो चीजें समझनी होगी, ये बातचीत भविष्य में होने वाला है कि नहीं होने वाला, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। सरकार का डिसीजन के लिए इंतजार करना है। दूसरी बात, देखिए, ये सिविल यूनियन ऑफ कंट्रीज हैं, पूरे विश्व में जो देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो बातचीत करती हैं। मसला हल होता है नहीं होता है, बातचीत करती है। मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल देना होगा, क्योंकि ये एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान अब एक साधारण देश नहीं रहा है, न केवल ये फेल्ड स्टेट है, मगर ये एक आतंकवादी राष्ट्र भी बनता जा रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को करारा जवाब देना पड़े तो भविष्य में मुझे लगता है सरकार जरूर देगी। मगर कोवर्ट ऑपरेशन अगर होता है तो उसके विषय में जानकारी ना तो टीवी पे दिया जाता है और ना ही डिस्कशंस में दिया जाता है। किस प्रकार का ऑपरेशन सरकार का रहेगा? संबित पात्रा जी को सुना। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जिनकी हिंदुस्तान में इस वक्त सरकार है। क्या कह रहे हैं आपको? आपने सुना, क्या अब यही एक रास्ता बचता है? पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को ठिकाने नहीं लगाएगा? जी, इनकी बात मैंने तीसरी बार सुनी है और पिछले 40 से 45 मिनट में इन्होंने तीसरी बार एक बात की है कि जो कुछ अब पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा वो टेलीविजन पे अनाउंस नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट ये धमकी दे रहे हैं और डायरेक्ट इन्होंने थ्रेटन किया है। और क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ, धमकी दे रहे हैं आप तो यहाँ मार रहे हैं घर के अंदर घुस के, हम धमकी कहाँ दे रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इसको धमकी कहा जाता है कि हम आपको बताएंगे और टेलीविजन पे अनाउंस करने की बात नहीं है। ठीक है, चलें, ठीक है। मैं तो बस इनसे एक सवाल ये करूंगा इस बात के ऊपर कि जंगें तो आपने की हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जंगें की हैं, हमेशा सलाफात हैं, तो उससे क्या मिल गया? और एक जंग तो 71 की जंग में तो आपने बड़ी जबरदस्त फतह हासिल की थी, तो क्या आपने काबू पा लिया इन चीजों के ऊपर? बिल्कुल नहीं पाया। और ऐसा नहीं है, आपके पास भी इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं और उनकी बड़ी कारकर्दगी है। क्या उन्होंने इस चीज पर काबू पा लिया? क्या उन्होंने इंटेलिजेंस के नेटवर्किंग के जरिए? मीम अफजल जी, नुसरत अमीन साहब जो बात कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए, आखिरी कमेंट मीम अफजल साहब।
लड़ाइयां तो हमने लड़ी, लेकिन क्या हुआ, मसला सुलझा उससे? देखिए, नुसरत अमीन साहब ने जो बातें कही, हाँ, ये तो आपको सोचना चाहिए लड़ाइयों में किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं हमारा जो नुकसान हुआ, हमारे अंदर बहुत चीजें, अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान जितनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तो उसका पासंग भी नहीं है। भाई, मैंने पाकिस्तान भी देखा है और भारत में तो मैं रहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपके यहाँ जो खुशहाली थी वो आज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो और ये आतंकवाद आपको खा रहा है बुरी तरह से। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस्लाम के नाम पर फंडामेंटलिज्म जो हो रहा है जी, जो आप कह रहे हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिस तरह की बातें करते हैं जिहाद के नाम पर, मैं एक बात हमें बहुत ही संजीदगी से एक बात बिल्कुल छोटे में रखिए सर, वक्त नहीं है। आपकी तादाद हमसे बहुत कम है जी, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ। उसके बावजूद इसकी नेगेटिविटी का हम भी शिकार होते हैं। चलिए, हमारे समय नहीं है, समय नहीं है। मीम अफजल जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान अगर नाकाम मुल्क की तरफ बढ़ते जा रहा है, नाकाम मुल्क बनने जा रहा है, हम बार बार उसे क्यों झेलें और क्यों ना उसे माकूल जवाब दिया जाता है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।